हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे परासरल की। तो आज का टॉपिक है हमारा परासरल। परासरल को स्पष्ट करने से पूर्व दो पदों का ज्ञान होना जरूरी है। तो आपको परासरल जब समझ में आएगा जब आपको दो चीज़ें आती होंगी और दो पदों का ज्ञान होगा। तो उसमें जो पहला पद है वो है झिल्लियाँ। तो सबसे पहले आपको झिल्लियों की नॉलेज होना चाहिए। झिल्लियाँ क्या होती हैं, झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको दो पदों का ज्ञान होना चाहिए। पहला पद है आपकी झिल्लियाँ और दूसरा है आपका विसरण। तो परासरल आपके जब समझ में आएगा जब आपको झिल्लियाँ क्या होती हैं इनके बारे में पता होगा, विसरण क्या होता है इसके बारे में पता होगा। तो पहले बात करते हैं हम झिल्लियों की। किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। तो किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत होती है उसे झिल्ली कहते हैं। जैसे आपने भी झिल्ली देखी होगी, अंडा होता है। अंडा जब हम छीलते हैं तो जब उसके वाइट छिक्कल हटाते हैं तो उसके पीछे वाइट कलर की हल्की हल्की सी परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को क्या बोलते हैं, झिल्ली कहते हैं। जब अंडा छीलते हैं तो अंडे का जो छिक्कल हटता है उसके बीच में वाइट कलर की एक लेयर होती है, परत होती है, उसे क्या बोलते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो झिल्लियाँ तीन प्रकार की होती हैं आपकी। कितने प्रकार की होती हैं झिल्लियाँ? तीन प्रकार की होती हैं। तो परासरल आपके जब समझ में आएगा जब आपको झिल्लियाँ और विसरण के बारे में पता होगा, यानी हमारी झिल्ली की होती है और विसरण क्या होता है। तो झिल्लियाँ आपकी तीन प्रकार की होती हैं। तो इन तीनों प्रकारों को हम समझेंगे झिल्लियों की। तो पहली जो होती हैं आपकी, एक होती है आपकी परागम्य झिल्लियाँ, एक होती है आपकी परागम्य झिल्ली। तो तीन प्रकार की झिल्ली होती है। पहली होती है परागम्य और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी अपरागम्य झिल्ली। और जो तीसरी होती है आपकी वो होती है अर्धपरागम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली। तो झिल्ली आपकी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है परागम्य झिल्ली, दूसरी होती है अपरागम्य झिल्ली और तीसरी होती है अर्धपरागम्य झिल्ली। तो परागम्य झिल्ली किसे कहते हैं? परागम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसके अंदर से विलयन के सभी कण क्या हो जाते हैं, आपके पार निकल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परागम्य झिल्ली कहते हैं। तो परागम्य झिल्ली होती है आपकी वह झिल्ली होती है जिसमें से विलयन के सभी कण के होते हैं पार निकल जाते हैं, उसे हम परागम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक छन्नी देखी होगी, स्टील की छन्नी होती है आपकी, स्टील की छन्नी होती है, इस टाइप की होती है स्टील की छन्नी और इसमें बड़े बड़े सुराख होते हैं। अगर इस छन्नी में से हम चाय का विलयन ले लें और चाय को निकालें तो चाय भी निकल जाएगी और चाय पत्ती भी निकल जाएगी। तो लेकिन जो आपकी स्टील की छन्नी है वो पर झिल्ली नहीं है, लेकिन उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें ऐसा क्या होगा, सभी विलयन के होंगे निकल जाएंगे। इसी तरह जो आपकी परागम्य झिल्ली होती है उसमें ऐसे क्या होते हैं, विलयन के सभी कण निकल जाते हैं। जैसे जी आपकी छन्नी है, इसमें बड़े बड़े सुराख हैं, चाय भी निकल जाए और चाय के साथ साथ जो चाय पत्ती है वो भी पार निकल जाए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी परागम्य झिल्ली कहलाएगी। अब बात करें अपरागम्य झिल्ली की। तो अपरागम्य झिल्ली की हो गई, जैसे इसमें जो सुराख है उन सुराखों को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उन सुराखों को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए और उसके अंदर क्या पलटते हैं, हम चाय पलटते हैं। तो ना इसमें ऐसा चाय निकलेगी ना ही चाय पत्ती निकलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी अपरागम्य झिल्ली, यानी वह झिल्ली जिसमें से विलयन का कोई भी कण पार नहीं निकलता है उसे हम अपरागम्य झिल्ली कहते हैं। तीसरी होती है अर्धपरागम्य झिल्ली। तो अर्धपरागम्य झिल्ली को हम समझ सकते हैं, चाय छन्नी। तो ये उदाहरण देकर समझा रहा हूँ जिससे आपके समझ में आया चाय छन्नी। लेकिन ये चाय छन्नी और ये बड़ी छन्नी ये झिल्लियाँ नहीं होती। झिल्ली कौन सी होती है, झिल्ली में पदार्थ होती है जो एकदम पतली होती है। जैसे मैंने आपको बताया था अंडे का छिक्कल होता है और छिक्कल की जो बारीक बारीक लेयर होती है जब हटाते हैं उसे हम वो झिल्ली बोलते हैं। तो अर्धपरागम्य झिल्ली की होती है चाय छन्नी। चाय छन्नी में आपने देखा होगा जब हम चाय को छानते हैं तो चाय बाहर निकल जाती है और आपकी जो चाय पत्ती होती है वो छन्नी में रह जाती है। तो अर्धपरागम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें से विलायक तो निकल जाता है, विलायक मतलब पतली चीज़ है, पानी द्रव वगैरह पार निकल जाता है, लेकिन
और जो उसके अंदर जो चीज़ें घुली होती हैं बिले, वो उसी में ही रह जाती हैं। क्या कहलाती है आपकी? अर्धपरागम्य झिल्ली। तो वह झिल्ली जिससे विलायक के कण तो निकल जाते हैं और बाकी कण के रहते छन्नी में ही रह जाते हैं, तो आपकी अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे चाय छन्नी में क्या देखते हैं आप, चाय पलटी आपने, तो चाय पलटी तो चाय तो पान निकल गई, लेकिन जो चाय पत्ती होती है उसी में रह जाती है। तो सिंपल सी बात है, परागम्य झिल्ली कैसे कहते हैं? वह झिल्ली जिसमें से विलयन के सभी कण पार निकल जाते हैं, उसमें डालते ही नीचे पूरी तरह निकल जाते हैं, उसे हम परागम्य झिल्ली कहते हैं। अब अपरागम्य झिल्ली, वह झिल्ली जिसमें से विलयन का एक भी कण पार नहीं निकलता है, सब उसी के अंदर रह जाता है, उसे हम अपरागम्य झिल्ली कहते हैं। तीसरी अर्धपरागम्य झिल्ली, वह झिल्ली जिसमें से विलायक के कण तो पार निकल जाते हैं, लेकिन जो बाकी कण होते हैं वो छन्नी में ही रह जाते हैं, यानी झिल्ली के अंदर ही, झिल्ली की दूसरी तरफ ही रह जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे आपकी चाय छन्नी है, चाय छन्नी में से हम देखते हैं, जब चाय छन्नी है, चाय छन्नी में से चाय तो पार निकल जाती है, लेकिन चाय पत्ती रह जाती है, वो क्या होती है? आपकी अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। तो जो चाय छन्नी है वो झिल्ली नहीं है, ये मैंने आपको उदाहरण देके समझाया है। झिल्ली की होती है जो अंडे की वाइट होती है परत, उसके लेयर के पीछे जो हल्की हल्की परत होती है उसे झिल्ली बोलते हैं। तो अर्धपरागम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें विलायक के तो सभी कण पार निकल जाते हैं, लेकिन बाकी कण झिल्ली में ही रह जाते हैं, उसे हम अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। अब तीनों झिल्लियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली झिल्ली कौन सी है? झिल्ली तीन प्रकार की होती है। पहली ऐसी झिल्ली है जिनमें से होकर किसी विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं, यानी कुछ भी नहीं रहता, सब पार निकल जाते हैं, उसे परागम्य झिल्ली कहते हैं। जो मैंने बताया था आपको, परागम्य झिल्ली। तो वह झिल्ली जिसमें से विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं, कौन सी झिल्ली कहलाती है? परागम्य झिल्ली कहलाती है। दूसरी ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर किसी विलयन के किसी भी प्रकार के कण, कोई भी कण दूसरी ओर नहीं निकलता है, उसे अपरागम्य झिल्ली कहते हैं। यानी विलयन का कोई भी कण दूसरी ओर नहीं निकलता है, उसे हम कहते हैं? अपरागम्य झिल्ली कहते हैं। तीसरा वह झिल्ली, तो इसको सही कर देते हैं अब हम, वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है। विलायक मतलब जल। तो वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है और विलय के अणुओं को, यानी जो उसके अंदर चीजें घुली हुई हैं, विलय के अणुओं को नहीं निकलने देती है, अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाती है। उदाहरण के लिए अर्धपरागम्य झिल्ली प्राय जीवित वस्तुओं में पाई जाती है। तो आपकी जो अर्धपरागम्य झिल्ली होती है वो किसमें पाई जाती है? जीवित वस्तुओं में पाई जाती है। जीवित वस्तु मतलब जंतु, हम लोगों में पाई जाती है अर्धपरागम्य झिल्ली, तथा वनस्पति कोशिकाओं में अर्धपरागम्य झिल्ली पाई जाती है। अब हमें कैसे पाई जाती है? हमारी ये शरीर की त्वचा है, इसमें क्या है? अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। हमने देखा है, हमें पसीना, हम पानी पीते हैं, पसीना आता है, तो पसीना निकलता है, किसमें निकलेगा? जो झिल्ली होती है वो कौन सी होती है? अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। इसमें पसीना तो निकाल देती है। पसीना मतलब क्या है? विलायक, पानी तो बाहर निकाल देती है। हम रोटी खाते हैं वो बाहर नहीं निकलती, जो हमारे शरीर में घुल जाती है। ना दूध बाहर निकलता है इससे, ना खून बाहर निकलता, और भी बहुत सारे पदार्थ खाते हैं जो जल के अंदर हमारे शरीर की बॉडी में घुल जाते हैं। तो वो विलय पदार्थ जो हमारे शरीर में घुल जाते हैं वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं, केवल क्या निकलता है? विलायक बाहर निकलता है। तो हमारी बॉडी में कौन सी होती है? अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। और जंतुओं में भी आपकी अर्धपरागम्य झिल्ली पाई जाती है। तो हमने झिल्लियों का अध्ययन कर लिया। झिल्लियाँ तीन प्रकार की होती हैं आपकी, परागम्य झिल्ली, अपरागम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली। और पराशर हमारे कब समझ में आएगा? जब हमें दो पदों का ज्ञान हो, पहला झिल्लियाँ और दूसरा विसरण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बात करेंगे हम विसरण की। अब बात करते हैं हम विसरण की। विसरण वह क्रिया है जिसमें विलय के अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर रखते हैं। तो विसरण वह क्रिया है जिसमें विलय के अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों को सांद्रण में बराबर रखते हैं। तो मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे हमने एक प्रयोग करा, तो प्रयोग पहला ये करा, हमने एक बर्तन लिया और बर्तन में आपका पानी है, क्या भरा हुआ है? पानी। तो पानी को हम बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। और इसमें हमने चीनी डाल दी। क्या डाल दी? चीनी। इसमें डाली हमने चीनी। चीनी को बोलते हैं हम विलय। तो जब हम पानी में चीनी डालते हैं तो चीनी नीचे आके बैठ जाती है, किसमें? विलयन की परत में, ऐसे करके। तो जब हम पानी में चीनी डालते हैं तो हमारी चीनी विलयन में नीचे जाकर बैठ जाती है। अगर हम ऊपर का पानी पिए हल्के हल तो हमें फीका लगेगा, और नीचे की चीनी के नीचे आके बैठ जाती है। तो विसरण वह क्रिया, यहाँ पर जो विलयन है आपका, विलय विलायक ने मिलकर के बनाया, विलयन बनाया है,
तो इस विलयन में जो चीनी और पानी की मात्रा को जो एक समान करती है क्रिया, वो विसरण कहलाती है। यहाँ पर जैसे चीनी नीचे जाती है और नीचे जाकर परत में बैठ जाती है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, चीनी के अणु हैं वो ऊपर की ओर गति करने लगते हैं। तो विलय के अणु कहाँ गति करते हैं, ऊपर की ओर। तो आपके विलय के अणु क्या करने लगते हैं, ऊपर की ओर गति करने लगते हैं। और जो पानी होता है, पानी के अणु नीचे की ओर गति करने लगते हैं। तो जो आपकी चीनी के अणु होते हैं, इसमें घुलना शुरू हो जाते हैं, इसमें विसरित होना शुरू हो जाते हैं, इसमें मिलना शुरू हो जाते हैं और इसमें मिलकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं। और ये क्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि चीनी की मात्रा सभी जगह क्या नहीं हो जाती है, समान नहीं हो जाती है। जैसे हम जब टेस्ट करते हैं किसका, चीनी और पानी के मिश्रण का, यहाँ से टेस्ट करा तो यहाँ भी हमें मीटर लगता है, यहाँ से टेस्ट करा यहाँ भी हमें मीटर लगता है, यहाँ से टेस्ट करा यहाँ भी हमें मीटर लगता है। ये नहीं लगता, नीचे जो है नीचे से हमें फीका लग रहा है, ऊपर से मीटर लग रहा है, इस साइड से फीका लग रहा है, यहाँ से मीटर लग रहा है। इसका जो टेस्ट होता है सभी भागों में समान होता है, क्योंकि इसमें विसरण क्रिया हुई है। और विसरण क्रिया ने क्या करा है, जो चीनी को हमने जब ऊपर से डाला था वो नीचे जाके परत में बैठ गई थी, धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। और जब तक ये उठती रही जब तक कि उसने विलयन के सभी भागों में सांद्रण को बराबर नहीं कर दिया। तो चीनी जब तक आगे ऊपर की ओर उठती रहती है जब तक कि पानी में पूरी तरह घुल नहीं जाती है और सभी जगह उसका टेस्ट क्या नहीं हो जाता है, समान नहीं हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, विसरण क्रिया कहते हैं। यही थ्योरी लिखी है। विसरण वह क्रिया है जिसमें विलय के अणु विलयन में चलकर, विलयन में टहलती है चीनी, विलय कौन है, चीनी है, विलयन में टहलती है, विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर करती है। सांद्रण माने गाढ़ेपन को बराबर करती है। हर जगह उसका टेस्ट क्या होगा, समान होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो पहला प्रयोग क्या करा, चीनी पानी का हमने, चीनी जब हम चीनी को पानी के अंदर चीनी को घोलते हैं, विलायक के अंदर विलय को घोलते हैं, तो हम देखते हैं पहले तो हमारी चीनी परत में जाके बैठ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होती है, जो विलय के अणु है नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। और जब तक ये गति करती रहती है चीनी, जब तक कि इसकी सांद्रण सही भागों में समान नहीं होता, यानी चीनी पूरी तरह विलायक में घुल नहीं जाती है। इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। और विसरण अंत में आकर रुक जाता है, क्योंकि अंत में आके चीनी पूरी तरह घुल जाती है और चीनी की मात्रा सभी भागों में हो जाती है, समान हो जाती है। और क्रिया कब तक चलती रहती है, जब तक कि चीनी पूरी तरीके से इसके सही भागों में घुल नहीं जाए। दूसरा प्रयोग सुने आप, एक और प्रयोग ले सकते हैं हम इसके लिए। दूसरा प्रयोग ले लिया हमने नमक प्लस पानी का। तो इसी तरह नमक पानी का है, जब हम पानी के अंदर नमक डालते हैं तो आपका नमक जो होता है नीचे जाकर बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है, नीचे जाकर बैठ जाता है परत में बर्तन की, और धीरे धीरे जो विलय के अणु ऊपर की ओर गति करते हैं और विलायक के अणु नीचे की ओर गति रहते हैं। और ये क्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि नमक का सांद्रण पानी में पूरी तरह समान नहीं हो जाता है, यानी सब जगह से टेस्ट किया रहेगा, इनका समान रहेगा। ये देखा ऊपर का पानी सादा है, नीचे का नमकीन, इधर का नमकीन, इधर का सादा, सभी जगह नमक पानी का विलयन बन जाता है और सभी जगह टेस्ट समान देखने को मिलता है। तो ये क्या कहलाती है, विसरण क्रिया कहलाती है। तो विसरण क्रिया क्या होती है, जब हम किसी पानी में कोई चीज डालते हैं, चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, तो ये क्या करता है, नमक को और चीनी को सभी भागों में पूरी तरीके से घोल देता है। कहीं पर ही हमें टेस्ट अलग अलग नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, विसरण क्रिया होती है। अब ये वाला प्रयोग पढ़ते हैं हम। तो ये मैंने आपको एक प्रयोग ये समझाया, प्रयोग दूसरा ये समझाया आपको। तीसरा प्रयोग ये है, जब पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को पानी से बीकर में डालते हैं। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को, जो पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन है, उसको पानी से बीकर में डालते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को हम किस में डाल देते हैं, पानी के बीकर में डालते हैं। यानी पानी का बीकर है, यहाँ से लिख गया है, तो किस में डालते हैं, पानी के बीकर, यानी पानी से भरा हुआ एक बर्तन है उसमें डालते हैं। तो प्रारंभ में ये पानी की पैंदी मर पृथक परत बनाता है। जिस तरह प्रारंभ में चीनी नीचे की जाकर बैठ जाती है, नमक नीचे जाकर बैठ जाता है, इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट भी पानी की पैंदी पर पृथक परत बनाता है। जैसे हम शुरू में चीनी डालते हैं तो चीनी अलग दिखाई देती है, ऊपर पानी अलग दिखाई देता है, इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट भी पानी की पैंदी पर पृथक परत बनाता है। थोड़ी देर बाद ये पानी में विसरित होने लगता है, यानी जैसा चीनी घुलने लगती है ऐसी पोटेशियम परमैंगनेट पानी में घुलने लगता है। और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि एक समांगी विलयन नहीं बन जाता है। जिस तरह चीनी जब तक घुलती रहती है जब तक कि सब जगह टेस्ट समान नहीं हो जाता है, इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट जब तक इसके सही भागों में गति करते रहता है जब तक कि इसकी सही भागों में मात्रा की नहीं हो जाती है, समान नहीं हो जाती है। तो पानी में विसरित होने लगता है, ये क्रिया तब तक चलती रहती है
जब तक कि एक समांगी विलयन नहीं बन जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब विसरण में कौन कौन सी चीज़ें जरूर रहती हैं वो देखें। पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है विसरण का। इसमें झिल्ली नहीं होती है, तो आपका जो विसरण क्रिया है इसमें झिल्ली नहीं होती है, इसमें झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, विलय के अणु ऊपर की ओर चलते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था जो विलय चीनी होती है उसके विलय के अणु कहाँ से गति करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। तो विलय के अणु ऊपर की ओर गति करते हैं और विलायक के अणु नीचे की ओर गति करते हैं। जैसे मैंने बताया था, पानी नीचे की ओर गति कर रहा है और नमक ऊपर की ओर। पानी क्या है, विलायक है, और नमक क्या है, ऊपर की ओर गति करते हैं। तो परासरण आपके जब समझ में आएगा जब आपको दो पदों का ज्ञान होगा। अभी हमने किसका करा था, इससे पहले हमने करा था झिल्लियों का, और अब करा विसरण का। अब इसके बाद बात करेंगे हम परासरण की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं परासरण की। अब बात करते हैं हम परासरण की। परासरण विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध परागम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। तो विलायक के अणुओं का, विलायक मतलब जल, तो जल के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर क्या प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। लेकिन ये किसके द्वारा होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होता है। तो ये जो परासरण क्रिया ये प्राकृतिक है, यानी प्रकृति द्वारा खुद होती है। इसे हम नहीं करवाते हैं। ये जो क्रिया होती है प्रकृति द्वारा आपकी खुद होती है। तो जो आपका जल है, जल क्या है, आपका पतला है, तनु है। तो तनु विलयन, जैसा कोई आपका गाढ़ा विलयन है, सांद्र विलयन है, तो जल के अणुओं का सांद्र विलयन में जब तक फिर वो होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का सांद्र क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। तो परासरण की क्रिया विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। तो बात ये है, कोई विलयन आपका गाढ़ा है और एक विलयन क्या है, पतला है, उसको हमने मिला दिया, तो उसके अंदर वो जब तक मिलता रहेगा जब तक कि दोनों, ये वाला पतला वाला विलयन और गाढ़ा वाला विलयन दोनों के हो जाए, समान सांद्रण नहीं हो जाए। इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं, एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बीकर लिया और उसमें क्या ले लिया, हमने तनु HCl ले लिया। तो हमने एक बर्तन लिया, उसमें क्या ले लिया, HCl ले लिया और उसमें 2 अंडे डाल दिए। क्या डाल दिए हमने, 2 अंडे। इसमें क्या लिया, तनु HCl। तो एक तनु HCl का विलयन लिया, इसमें हमने 2 अंडे डाल दिए। ये दोनों अंडे क्या हैं, बराबर साइज के ये अंडे। तो तनु HCl की एक खूबी होती है, जब तनु HCl में हम अंडे डालते हैं तो अंडे का जो ऊपर का बक्कल होता है और ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ होता है वाइट कलर का, वो हट जाता है। तो जब तनु HCl में आप अंडे डालते हैं तो इसके ऊपर का कवर हट जाता है और झिल्ली रह जाती है। जब हम अंडे को हटाते हैं उबले हुए को, तो उसके अंदर से क्या होती है, आपकी हल्की हल्की वाइट कलर की झिल्ली दिखती है। लेकिन हम इसमें उबले हुए अंडे नहीं डालते, बॉयल अंडे नहीं डालते, इसमें कच्चे अंडे डालते हैं। जब हम इसमें कच्चे अंडे डालते हैं तो इसके ऊपर की जो वाइट परत होती है वो हट जाती है और केवल क्या रहती है, झिल्ली झिल्ली रह जाती है। तो जो झिल्ली वाले अंडे रहते हैं उन अंडों को हम, एक को हम जल के अंदर डाल देते हैं अंडे को, ये जल वाले में, और एक अंडे को डाल देते हैं हम नमक और प्लस जल के विलयन के साथ एक अंडे को डाल देते हैं। तो एक अंडे को हम केवल जल के विलयन में डालते हैं और एक अंडे को नमक और जल के विलयन में डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये देखिए प्रयोग समझिए, सुनिए। 2 बराबर के अंडे लेकर इन्हें तनु HCl में रखकर इनके खोल उतार देते हैं। तो 2 बराबर के अंडे लेते हैं हम, इसे तनु HCl के विलयन में रख देते हैं और इनके खोल उतार देते हैं। इनमें से एक को जल तथा दूसरे को नमक के विलयन में रखते हैं। तो एक को जल में रख देते हैं अंडे को और एक को नमक तथा जल के विलयन में रख देते हैं। कुछ समय बाद जल में रखा अंडा फूल जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है, जल में रखा अंडा फूल जाता है। क्यों होता है, इसमें जो अंडे के ऊपर जो हल्की हल्की परत चढ़ी होती है जो रह जाती है, उसे हम बोलते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली। अर्ध परागम्य झिल्ली। तो अंडा फूल क्यों जाता है ये समझ लें। तो परासरण की क्रिया इसमें क्या होता है, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह होता है। तो जो अंडा होता है इसके अंदर क्या होता है, सांद्र होता है अंडा अंदर से।
अंडा अंदर से क्या होता है, सांद्र। सांद्र का मतलब अंडा अंदर से गाढ़ा होता है और जल क्या होता है, पतला होता है। और परासरण कौन सी क्रिया है, जो दोनों ओर के अंदर के और बाहर के सांद्र को क्या रखती है, बराबर रखती है। तो अंडा अंदर से गाढ़ा होता है और जो बाहर का विलयन क्या होता है आपका, पतला होता है। तो जो बाहर का विलयन जल होता है वो अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, जिससे अंडे का अंदर का भाग और बाहर वाले जल के भाग दोनों का क्या हो जाता है, सांद्रण बराबर हो जाता है। यानी जितना पतला ये होता है उतना पतला ये हो जाता है। जब अंडे के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पानी प्रवेश करता है तो अंडा फूल जाता है। कि परासरण क्या क्रिया है, जिसमें से कम सांद्रता के विलयन का अधिक सांद्रता के विलयन की ओर क्या होता है, प्राकृतिक प्रभाव होता है। किसके द्वारा होता है, अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा। तो ये अंडे की अर्धपरागम्य झिल्ली होती है और जो अंडे का विलयन होता है ये सांद्र होता है और जो जल का विलयन जल होता है वो होता है तनु, पतला होता है। तो जल का जो जल होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अंडे के अंदर प्रवेश करता है और दोनों का सांद्र बराबर हो जाता है, जिससे अंडा क्या होता है, फूल जाता है। तो यही लिखा हुआ है, कुछ समय बाद जल में रखा अंडा फूल जाता है और नमक के विलयन में रखा अंडा सिकुड़ जाता है। नमक में रखा जो अंडा होता है वो सिकुड़ क्यों जाता है, क्योंकि नमक और जल के हिसाब से जो अंडा होता है, अंडे के अंदर जो विलयन भरा होता है वो तनु होता है और जो बाहर का विलयन होता है वो क्या होता है, सांद्रण होता है। तो हमें क्या करना है, सांद्रण बराबर बनाए रखना है। तो जो इसके अंदर जो जल भरा हुआ होता है अंडे का, वो अंडे से बाहर निकल के नमक और जल के मिश्रण में चला जाता है, जिससे दोनों का सांद्रण बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नमक जल के मिश्रण में जल के अंदर से जो अंडा होता है इसके अंदर से जल निकलता है, जिससे अंडा सिकुड़ जाता है और इसके अंदर जल वाले में अंडे के अंदर जल प्रवेश करता है, जिससे ये फूल जाता है। तो और नमक के विलयन में रखा अंडा सिकुड़ जाता है। इस प्रयोग से पता चलता है कि जल अंडे के सांद्र द्रव में जाता है। तो जल क्या करता है, जल अंडे के सांद्र द्रव में जाता है। तो इस प्रयोग से ये पता चलता है जो अंडा होता है इसके अंदर गाढ़ापन होता है और इसके अंदर जल जाता है। किसमें जाता है, सांद्र में, जिससे दोनों को और अंडे का और जल का सांद्रण समान बना रहता है। तथा दूसरी स्थिति में जल अंडे से बाहर निकलता है। तो दूसरी स्थिति में क्या होता है, यहाँ का जो होता है गाढ़ापन होता है और अंडे के अंदर का तनुपन होता है, तो उसमें जल बाहर निकल जाता है, दोनों का क्या होता है, सांद्रण बराबर हो जाता है। और जब अंडे से जल बाहर निकलता है तो क्या होता है, अंडा सिकुड़ जाता है। और जो अंडे से जल बाहर निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है, अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा निकलता है। क्योंकि अर्धपरागम्य झिल्ली क्या कार्य करती है, विलायक के अणुओं को बाहर निकाल देती है और विलय के अणुओं को अंदर रहने देती है। वो क्या कहलाती है, आपकी अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।